चलिए, सबको आवाज आ रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, एक बार मैं प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ आप लोग। नीरज, अजय, अ, चंदन, इन्हा, ज्योति, प्राची, हम स्वयं, स्वाति और यश। ठीक है। तो सभी लोग लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। कल तक हमने दोहरी झिल्ली की कोशिका में पढ़ा था। आज हम एकल झिल्ली युक्त कोशिका में सिंगल मेम्ब्रेन वेल आपकी कौन कौन से कोशिकाएं हैं ये यहाँ पर बात करें। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स की चर्चा करेंगे यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे एकल एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। रेटिकुलम ईआर, जिसे आप अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं। ठीक है। ईआर की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि टू टाइप्स की होती है, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है, यानी कि चिकनी होती है और एक खुरदुरी होती है। तो दो प्रकार की है। क्या कारण है इन दोनों का, खुरदुरी और चिकनी होने का, तो उसकी भी हम बात करेंगे यहीं पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में आप क्या बोलेंगे, अंतःप्रदवी जालिकाएं, तो मेंशन कर लीजिए। सेकंड नंबर पे आप नाम लिखिएगा, तब तक मैं इसमें करा रहा हूँ। सेकंड नंबर पे लिखेंगे आप, तो लाइसोसोम, क्या लिखेंगे, लाइसोसोम, या गोल्जी बॉडी भी लिख सकते हैं, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। नीरज, आप म्यूट करके रखिए। चलिए, इधर से मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। एक सेकंड में कर रहा हूँ। चलिए, हो गया म्यूट अब। तो म्यूट करके रखिए, क्योंकि आपकी सारी चीजें हमें सुनाई देगी। हमें नहीं, क्लास में शामिल सभी विद्यार्थियों को सुनाई देगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी सारी प्राइवेसी का हनन हो जाए, तो वीडियो भी कम कर दीजिए, हम देख भी लेंगे कि आप कितना संघर्ष करते हैं। चलिए, इसे लिखिएगा अंतः प्रद्रवी जालिका। फिर हो जाएगा आपका गोल्जी काई, हिंदी में से लिखा जाता है, और इंग्लिश वाले लिखे फिर से लिख लीजिएगा गोल्जी बॉडी। काया होती है शरीर, बॉडी बन जाएगा आपका। ठीक है। और एक और इसमें देखेंगे हम, लाइसोसोम। इन तीन चीजों का अध्ययन करेंगे हम एकल झिल्ली की कोशिका में। सबसे पहले देखते हैं हम अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक है। तो अंतःप्रदेवी जालिका में आप देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसको बड़ा करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैंने कोई कोशिका बनाई है, पादप में या जंतु कोई भी हो सकती है। बीच में आपका केंद्रक होता है। ठीक है। और ये केंद्रिका होता है। और ये आपका पूरा इसी में भरा होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में आप देखिएगा, ये आपका क्या है, केंद्रक है। अब इस केंद्र के चारों ओर इस प्रकार से संरचना होती है, बीच बीच में छिद्र होते हैं। केंद्रक में हम पढ़ेंगे छिद्र के बारे में। अब यहीं से आपका एंडोप्लाज्मिक रिदम इसके चारों ओर ऐसा फैली रहती है। प्याज देखा आपने, प्याज, प्याज के छिलके, प्याज के सेंटर में केंद्र मान लीजिए, और उसके एक एक छिलके उतारते जाइए। तो इसी छिलके के रूप में इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अवस्थिति कहां पर है, तो केंद्र के चारों ओर परत के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है। केंद्र के चारों ओर परत के रूप में पाई जाती है। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दानेदार संरचना होती है, जिन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे पॉइंट्स अगर खुरदुरी होगी, तो उसी को अंतःप्रदेवी जालिका से, जो दो टाइप की मैं बात कर रहा हूं, एक होता है आपका चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, और एक होती है आपकी खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। यानी कि ये होता है आपका स्मूथ, और ये आपका होता है रफ।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे क्लासिफाई किया दोनों को? अगर खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका की बात किया तो इसके ऊपर जो दानेदार संरचना आप देख रहे हैं, ये जो दानेदार संरचना आप देख रहे हैं, ये दानेदार संरचना किसकी है? ये इसकी सतह पर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या चिपके होंगे? राइबोसोम के कण। राइबोसोम के कण इससे चिपके होंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा? खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? कैमरा को नीचे कर लेता हूं मैं, चीजें और अच्छे से विजिबल होगी। चलिए, तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका की विशेषता क्या हो गई कि इसमें राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। अब देखिएगा, इस राइबोसोम को हम आगे भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन के निर्माण में पार्टिसिपेट करना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की बिल्डिंग में क्या करना है, इसका पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेना। आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका होती है, इसका मेन काम क्या है? तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इसी का मेन काम क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से जो चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका होती है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कण चिपके हुए नहीं होते हैं। यह एक प्रकार से आप देखें तो इसके ऊपर वसा युक्त परत पाई जाती है। वसा युक्त परत क्या होती है? चिकनी होती है काफी। तो चिकनी परत पाए जाने के कारण उसी को किस नाम से जाना जाता है? वो पॉइंट जरूर लिखिएगा यहाँ पर कि जो खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका होती है, तो उस खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका में किसका निर्माण होता है? तो वो लिखा आपका वसा का। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? वसा का संश्लेषण होता है यहाँ पर। ठीक है, वसा का संश्लेषण। ठीक है, पेट का यहाँ पर क्या होता है? सिंथेसिस। पॉइंट आउट कीजिए ना, फिर हम आगे बात करेंगे। वॉइस इको करके तो मुझे बताइए करिए, ठीक है? मैं क्योंकि कल रिकॉर्डिंग किया तो मैं सुन रहा था, तो मुझे थोड़ा सा आवाज तो ऐसी लगी, क्या पता आपको भी वैसी आती है। जब माइक को अगर ऐसा पास में करो तो कैसी आवाज आती है? नोट कीजिए जल्दी से। अभी हमारे मुंह में छाले भी हो रहे तो बोलने में थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है? 2 दिन जब से क्लास हुई है तब से यही हुआ। क्या परेशान नहीं हो जाएंगे? चलिए, अब आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसकी बनी होती है? इसका निर्माण किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइकोपिन प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइकोप्रोटीन, आप बोल सकते हैं इसे लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन से बनी होती है आपकी क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, लाइको यानी कि ये वसा हो गया, और प्रोटीन, प्रोटीन है आपका। तो यहां पर देखिएगा, चिकनी से बन रहा है वसा, खुरदुरी से बन रहा है प्रोटीन, इसलिए से बोला जा रहा है कि लाइकोप्रोटीन से ही बनी होती है। सिंपल चीज। अब इसकी उत्पत्ति किससे होती है? अब देखिएगा, ये केंद्रक था, मैंने कहा था आपको। इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसे को मैंने आपसे परसों की क्लास में, जब आपकी सेकंड या थर्ड क्लास चली होगी साइंस की, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली। क्या कहा जाएगा? केंद्रक झिल्ली। आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, या लेकिन वो केंद्रक द्रव्य हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली होता है जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वह मेम्ब्रेन आपकी सेमी परिमेबल होती है, यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। तो यहां से कुछ भी पदार्थ अगर बाहर निकल कर आता है तो वो किससे होकर गुजरेगा? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बता सकते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इसका निर्माण
इसका निर्माण केंद्रक झिल्ली से होता है। केंद्रक झिल्ली किससे हो रहा है? केंद्रक झिल्ली से कोई द्रवित पदार्थ बाहर निकलता है तो उससे इसका निर्माण हो रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए इसमें। अब ये एक ऐसा हो गया, बीच में जैसे टॉलटेक्स होता है, बीच में टॉलटेक्स होता है अंदर बाहर जाने का, तो बीच में थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करना आपको, यह अंतः परिवहन जाल का निर्माण करती है। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में से बोलेंगे? इंटर सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रा इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हिंदी में क्या लिखेंगे? अंतः कोशिकीय परिवहन व्यवस्था का कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां से कोई सूचना को बाहर देना, जैसे कि आप देखेंगे कि आनुवांशिक गुणों का निर्धारण होता है तो आनुवांशिक गुण भी यहां से बाहर निकल जाते हैं। कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को अंदर ले जाना है तो वो भी इस मार्ग से अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नोट कर लीजिए, ये आपका उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आपकी सेक्टर आपका, बाकी दो प्रकार हमने देख लिया है। अच्छा, ये अगर नहीं होता बाहर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, केवल कोशिका झिल्ली होती, पर आपको पता होगा कि कोशिका झिल्ली काफी फ्लेक्सिबल होती है, काफी मुलायम होती है, काफी लचीली होती है, तो टूटने की संभावना ज्यादा होती है। उसे टूटने से बचाने के लिए कौन काम करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है, किसको? केंद्रक झिल्ली को। तो एक आखिरी पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका अंदर प्रदर्शी जाली का है, यह केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली लिख सकते हैं या केंद्रक द्रव्य भी लिख सकते हैं। केंद्रक द्रव्य, इसका अंदर द्रव भरा हुआ है, द्रव्य को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, यांत्रिक सहारा। ठीक है, ये नोट कीजिए, किसी का कोई मैसेज है मैं देख लेता हूं उसको। पहले तो आप ये बताइए कि यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए, कौन सा लास्ट वाला? लास्ट वाला तो ये हो गया, उसके पहले आपने मैसेज किया था तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, अंतर प्रदर्शी या इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि अंतः कोशिकीय परिवहन व्यवस्था। केंद्र से कोई भी सूचना को बाहर पहुंचाना है। जैसे कि मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है? कोशिका झिल्ली से। अब जब गोल्जी इकाई की बात करेंगे तो ये किससे बनेगा? अंडा जालिका से। फिर मैं कहूंगा लाइसोसोम किससे बना? तो गोल्जी इकाई से बना। तो ये निर्माण की प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है इस क्रम में, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? केंद्रक द्रव्य से केंद्रक झिल्ली बन रही, केंद्रक झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी इकाई बनेगा और गोल्जी इकाई से आपका लाइसोसोम बनेगा। तो ये निर्माण का जो ये क्रम चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है, इसका निर्धारण अगर हो रहा है तो यहां पर यह एक सेंटर या फिर बीच में एक केंद्रीय परिवहन का निर्माण करता है, जिसे आप इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कितना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी का। अब देखिए गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी का, अब मैं थोड़ा आधा, जैसे कि तरबूज को बीच में से काट देते हैं, तो जैसे कि आपका एक पूरा केंद्र था, इस टाइप से मैंने बनाया था, ज्यादा गोला मैंने बना दिया। इसके चारों ओर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
इस प्रकार का आप देख सकते हैं। तो इसके चारों ओर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, यहां से जब ये लाइपोप्रोटीन अभी नाम कहा था मैंने, ये बिंदु जब आगे बढ़कर इधर ये मूव करते हैं, तो जैसे कि ये बिंदु बाहर आ गए, दो बूंद को मिलाकर बड़ी बूंद बन जाती है, ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ वाटर मान लीजिए। ये बूंद आपस में मिलेगी तो कैसे बन जाएगा, ऐसी संरचना बन जाएगी। ये बूंद सारी आपस में मिल जाएगी, इसी को बोला जाता है गोल्जी। क्या बोला जाता है इसी को? गोल्जी बॉडी। अब मुझे बताइए गोल्जी बॉडी का निर्माण किससे हुआ? तो आप कहेंगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है, यानी कि अंतःप्रबली जालिका से गोल्जी बॉडी का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि लाइपोप्रोटीन प्रोटीन के कण बाहर निकल कर आए तो आपस में मिलकर एक बड़ी संरचना बना लेते हैं, इसी को गोल्जी कहते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसका मेन काम क्या है? इस गोल्जी काय का मेन काम क्या है? यहां से आपका मेंस में भी प्रश्न बन सकता है और प्री में भी बन सकता है, क्योंकि यहां से अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो निर्माण किससे होता है ये बन सकता है, या फिर इसके वर्ग क्या है, कार्य क्या है। तो फूड ग्रेन का सेक्रेशन करना इसका मेन काम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुख्य काम होता है इसका पदार्थों का संग्रहण या संचयन। ठीक है, का संग्रहण, कलेक्शन एवं संचयन, स्टोरेज। फूड ग्रेन का संग्रहण करेगा, संचयन करेगा, मेन काम होगा। श्रावण का इसका काम होता है श्रावण, सेक्रेशन बोला जाता है, सेक्रेशन का काम होता है इसका। ठीक है, मुख्य श्रावक अंग कौन सा है, मुख्य सेक्रेशन ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? गोल्जी का, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब ध्यान रखना ये गोल्जी बॉडी आपका प्लांट में भी होता है, पादप, ये भी जैसे आपका अंतःप्रदेश जालिका, ये भी आपका प्लांट सेल में भी होती थी और एनिमल सेल में भी होती है, दोनों में होती है। इसी प्रकार आपका गोल्जी काई भी वैसे दोनों में होती है, लेकिन अगर आपसे कहे कि किसमें इसका आकार छोटा होता है, तो आप बता सकते हैं कि पादपों में इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। पादपों यानी कि प्लांट्स में इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, आकार छोटा होता है, ये कम होता है। ठीक है, और इसीलिए पादप में गोल्जी काई को नए नाम से जाना जाता है डिक्टियोडोम। क्या बोला जाता है पादप में? डिक्टियोडोम। डिक्टियोसोम किसमें बोला जा रहा है इसे? पादप में। पादप कोशिका में लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। यहाँ तक सभी सब चीजें क्लियर है? बता दीजिएगा मुझे। खोज करता आप लोग ढूंढ लेंगे तो खोज करता है केमिलो गोल्जी। इनकी खोज करता है, इसकी खोज करता क्या? केमिलो गोल्जी, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा, केमिलो गोल्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करेंगे हम लाइसोसोम। लाइसोसोम में सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, नहीं सुनेंगे तो आज सुनेंगे। सबसे पहला बिंदु अगर मैं बोलना चाहूँ
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे क्या बनता है कि लाइसोसोम को सुइसाइड ब्रेक क्यों कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है, जो आप जानते हो तो प्रश्न हो जाएगा, फिर आप क्या लिखेंगे। क्योंकि मैं कहूं कि कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड ब्रेक ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है लाइसोसोम। लेकिन क्वेश्चन मेंस में ऐसे ही आ जाए कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, और 7 मार्क क्वेश्चन आप आ जाए। ठीक है, तो आज का आपका साइंस का यही प्रश्न रहेगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन भी जा सकता है, क्योंकि इसका वैसे तो वन लाइनर इसका फैक्ट है, आखिर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया इसका मतलब लिखा नहीं, तो ये मत मान के चलिएगा सर ने पूछा नहीं। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना है। 7 मार्कर या 2 मार्कर जैसा भी आप है, लेकिन 4 से 5 मिनट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये कल आपको क्लास के 1 घंटे पहले आपको भेजना है। अब इधर लिखिएगा, लाइसोसोम है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा कि कोशिका में कोई डेड, कोई ऑर्गन्स डेथ हो जाए, किसी ऑर्गन्स की डेथ हो गई या कोई कुछ इम्प्योरिटी आ जाए उसमें। ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो उसे क्लीन करने का काम भी किसका होता है, लाइसोसोम का। ठीक है, तो इंग्लिश वाले कैसे लिख देंगे, सेल जब साइटोप्लाज्म में कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, आपका लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम में एक घातक एंजाइम पाया जाता है, एक घातक एंजाइम पाया जाता है। और कभी कभार क्या होता है, जब कोशिका के अंदर ऐसे इम्प्योरिटी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई सारे ऐसे सेल ऑर्गन से जिसकी डेथ हो जाती है, तो उनको मारने के चक्कर में यह सारे लाइसोसोम को बाहर निकाल देता है, यानी कि खुद भी मृत्यु हो जाए, खुद की भी मृत्यु हो जाती है। तो खुद की भी डेथ कर लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कोशिका की आत्मघाती थैली। पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। और कब करता है, जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, जैसे कि कार्य में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा है, अगर ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन होता है तो क्या लिखेंगे आप कि जब कोशिकीय उपापचयन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उपापचयन की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कोई अवरोध उत्पन्न होना, क्या बोलेंगे, कोई बैरिकेड्स आ जाएंगे, ये बता दीजिए आप। ठीक है, तो ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कोशिका अपने आप को क्षतिग्रस्त कर देती, अपने आप का पूरी तरह से वो विस्फोट कर लेती। ठीक है, तो यह ऐसी कंडीशन में स्वयं का क्या कर लेती है, विस्फोट कर लेती, स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, जिससे पूरी कोशिका मृत हो जाती, पूरी कोशिका की डेथ हो जाती है। तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। जब कोशिकी उपापचयन या उपापचय में कोई व्यवधान या कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये पूरा लाइसोसोम फट जाता है, और इसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम सारी कोशिकाओं को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसमें पाए जाने वाला एंजाइम
सभी कोशिका को पाचित कर जाता है। पाचित यानी कि डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए इसे कोशिका का स्ट्रीट ब्रेक कहा जाता है। 10 मिनट के बाद आपका साइंस की क्लास ओवर हो जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, वृद्ध कोशिका को नष्ट करने का काम भी किसका होता है? किसी का होता है। जब ओल्ड सेल होती है, ओल्ड सेल को खत्म करने का काम भी, ठीक है। जो आपके वृद्ध कोशिकाएं होती है, ओल्ड सेल्स होती है, उनको समाप्त करने का काम कौन करेगा? आपका लाइसिस, ठीक है। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम का नाम आपको पता है? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम बोला जाता है। ये जो एंजाइम मैंने लिखा है, ये एंजाइम का नाम क्या है? उसका नाम लिख लीजिए, हाइड्रोलैक्टिक हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होता है, काफी शक्तिशाली एंजाइम होता है, हाई पावर शक्तिशाली एंजाइम, ठीक है। जो पूरी तरह से कोशिकाओं को क्या, वृद्ध कोशिकाओं को भी समाप्त कर देता है। और एकमात्र ऐसा ये एंजाइम है अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर, लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला जो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम है, यह एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कोशिका के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। ये जो एंजाइम आपका, ये कोशिका के बाहर नहीं जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखिए। एक और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कोशिकीय संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका कोशिकीय संरचना के अंतर्गत दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, जिसमें ड्यूअल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आप ग्रुप में भेज देंगे क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं भूल जाऊंगा तो फिर आप बोल दीजिएगा सर आप भूल गए, आप याद भी मत दिलाइएगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। याद नहीं दिलाना, मैं तुरंत क्लास के बाद, तीनों क्लास जैसे और हो जाएगी तो मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करूंगा तीनों क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, बाकी मैं उसमें मैसेज करूंगा, दोनों क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। रिपीट नहीं, अपने उसमें भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है चंचल, चलिए इतना नोट कर लीजिए, बाकी इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीन शॉट लेना था स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्वाति और यहाँ को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया तो उनकी दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश वालों से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि हमारी इंग्लिश में पकड़ थोड़ा कम है। तो पूरा बचपना, पूरी युवावस्था ही हिंदी माध्यम में गुजर रही होती है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। आज सब चीजें इंग्लिश में बता दिए होते तो हमारा इंग्लिश मीडियम हम बीएससी नहीं कर लेते, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तीनों के बारे में हमने देख लिया है। अब सीधा हम चलते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग के बारे में, ठीक है। अब झिल्ली रहित कोशिकांग के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके पहले मैं आपको, चलिए झिल्ली रहित कोशिकांग में आ जाते पहले, और उसके सारे नाम लिख लेते हैं क्योंकि समय तो इतना इजाजत नहीं देगा, लेकिन हम राइबोसोम के बारे में जरूर जानेंगे। झिल्ली युक्त है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित, विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ऑर्गन आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम, ठीक है।
राइबोसोम, सभी नाम लिख लेते पहले, फिर बाकी राइबोसोम के बारे में मेन बातें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक तो आपने लिखा राइबोसोम, एक और इसमें लिखिएगा, एक हो जाएगा आपका तारक काई। ठीक है, तारक काई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम। ठीक है, तो ये होता है आपका राइबोसोम, तो राइबोसोम ही बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रोसोम। ठीक है, तारक काई। एक और चीज होती है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रिक्तिका होती है, रिक्तिका। अब रिक्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। किसी को पता है तो रिक्तिका के बारे में बताइए मुझे, रिक्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और एक होती है आपका organ और मिला है, एक होता है आपका वोक्यूल। ठीक है, जैसे आप रस डालेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें आप रस। ठीक है, देखिए यानी कि राजधानी राइबोसोम कारक है। बात कर लेते हैं राइबोसोम का। राइबोसोम के बारे में देखें तो ये राइबोसोम जो संरचना पाई जाती है, ये झिल्ली रहित कोशिका में होती है, लेकिन इसका काम हम पहले देख चुके हैं कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब ये प्रोटीन का निर्माण कर देती है, जिसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या आरएनए पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा मैंने कहा कि ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोला जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनए तथा प्रोटीन का ये बना होता है, इसलिए इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या आरएनपी पार्टिकल्स, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? आरएनपी पार्टिकल्स, आरएनपी पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 मिनट का समय और है। अब देखिएगा ये जो राइबोसोम होता है, ये 2 टाइप का होता है, बस इतना सुन लीजिए आज की क्लास में। ये राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, आईपी टाइप की विस्तार करते हैं कल सारे। एक होता है 80S टाइप और एक होता है 70S टाइप। ये जो एस लिखा हुआ है, इस एस का मतलब क्या होता है? स्वीडबर्ग एजेंट। क्या होता है? स्वीडबर्ग स्वीडबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दिया था ये पतन दर को भी बोला जाता है, सेडिमेंट्री रेट से भी यह एस निकला है। सेडिमेंट्री रेट यानी कि अवसादन की दर। ठीक है, सेडिमेंट्री रेट हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? अवसादन की दर, यानी कि नीचे गिरने की दर। किस रेट से नीचे गिर रहा है? ये 80S स्पीड से नीचे गिर रहा है, ये 70, मतलब कोशिका के अंदर जो संचलन होता है इनका, उस संचलन की दर। जैसे पानी में आपने ऊपर से मिट्टी डाल दिया, अब मिट्टी कितने समय में नीचे तले पर पहुंच जाएगी, उसी को बोला जाता है सेडिमेंट्री रेट। ये कोशिका के अंदर भी ऐसा होता है। ये कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है, इसकी गति क्या होती है कोशिका के अंदर? तो 2 टाइप की होती है, एक 80S और एक 70S। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में 80S प्रकार की स्पीड होती है, जबकि यूकैरियोटिक में ये 70S होता है। बाकी इसकी विस्तार से अपन कल की क्लास में करेंगे। यहां तक इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास ऑफ हो जाएगी आफ्टर 20 या 30 सेकंड। बाकी के 10 मिनट के बाद
हो सकता है 5 मिनट बाद नया सेशन रखूंगा मैं, क्योंकि आज 5 मिनट डेली स्टार्ट किया था, तो 5 मिनट बाद आपका नया सेशन रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।